हेलो एवरीवन। विजन आईएएस के पीटी 365 डॉक्यूमेंट में आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आईटी सेक्टर वाला पार्ट कवर करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। इससे पहले जो एनवायरनमेंट और इकोनॉमी का पीटी 365 डॉक्यूमेंट था वो हम कंप्लीटली कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं कवर किया है, प्लीज गो थ्रू द प्लेलिस्ट। ठीक है, ओके। आज वाले में बेसिकली हम दो इश्यूज की बात करेंगे। एक है आईटी सेक्टर से रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट हुए लास्ट के 1 साल में, और दूसरा क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड। मैं चीज़ों को थोड़ा सिंपल रखने की कोशिश करूंगा, रीजन बीइंग कि आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो साइंस से मतलब उन्होंने साइंस काफ़ी टाइम से पढ़ी नहीं है। तो लेट्स कीप इट सिंपल। बायोटेक्नोलॉजी वाले में ऑलरेडी हम बहुत सिंपल सेंस में बात कर चुके हैं। तो अगर आपने पहले कहीं से भी पढ़ा है, आप एक बार वो वीडियो देखिए। आई एम श्योर आपका रिटेंशन और आपका अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव होगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। इस वाले में सबसे पहले है जो आईटी और कंप्यूटर। आईटी और कंप्यूटर में फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब 4-5 टर्म्स हैं, रिलेटेड टर्म्स हैं बट कंफ्यूजिंग है। पहला है मशीन लर्निंग। सिंपल सेंस में ये समझो कि हम ये समझा रहे हैं मशीन को कि हम कैसे सीखते हैं। इन ए वेरी सिंपल सेंस इट इमिटेट द वे दैट ह्यूमंस लर्न। मशीन है वो ये सीख रही है कि ह्यूमंस कैसे सीखते हैं। फिर से सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं, मशीन हमारी तरह सीखना सीख रही है। ठीक। अब इसमें अगर मैं बात करूं, इसी का एक और डीपर लेवल है जिसको हम बेसिकली बोलते हैं डीप लर्निंग। डीप लर्निंग का मतलब है बहुत सारे डेटा से मशीन है वो नई नई चीजें सीख रही है। तो एक अगर मैं सिंपल सेंस में इसका दोनों के बीच का डिफरेंस बताऊं तो मशीन लर्निंग का मतलब है मशीन है दैट लर्न्स विद ह्यूमन गाइडेंस एंड सिंपलर मॉडल। सिंपली मशीन सीख रही है कि हम कैसे काम करते हैं, कैसे चीजें सोचते हैं। डीप लर्निंग का मतलब है कि ये अपने आप जो, क्योंकि अब इसके पास में डेटा बहुत ज्यादा है, तो ये अपने आप उसमें से नए नए इंसाइट हैं वो सीख रही है। ठीक है, डेटा है वो लार्ज स्केल होगा। और डीप न्यूरल नेटवर्क, जहां पर भी ये टर्म आए न्यूरल नेटवर्क, मतलब हमारा दिमाग जैसे काम करता है ये उसी चीज को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक। ओके, न्यूरल नेटवर्क का मतलब क्या है कि ह्यूमन ब्रेन का न्यूरल रोल है, मतलब हम कैसे काम करते हैं वैसे ये मशीन भी सीख रही है उसी तरीके से काम करना। एक इसमें एक और चीज है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। देखो, ह्यूमन है वो कोई बात बोल रहा है, जैसे मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये बात कंप्यूटर को नहीं समझ में आएगी। कंप्यूटर का लैंग्वेज अलग है जिसको हम बेसिकली बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, है ना, एसक्यूएल। ये सारी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कंप्यूटर को हमारी वाली लैंग्वेज नहीं समझ में आती। हमें कंप्यूटर से बात करने के लिए बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। हम क्या बोल रहे हैं, क्यों ना हम एक ऐसा मॉडल बनाएं जिससे कंप्यूटर हमारी बातें सीख सके। इसको ऐसे समझो, एनिमल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बट वो हमें नहीं समझ में आता, हमारी वाली बातें उनको नहीं समझ में आती। तो उसी तरीके से हम जो बात कर रहे हैं वो कंप्यूटर को नहीं समझ में आती। तो हम क्या चाह रहे हैं कि क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे कंप्यूटर हमारी बातें डायरेक्टली समझ पाए। उसी को क्या है, नेचुरल लैंग्वेज, जो आप और मैं बोल रहे हैं, प्रोसेसिंग। उसको क्यों प्रोसेस करना चाह रहे हैं, सो दैट कंप्यूटर कैन इंटरप्रेट दिस। कंप्यूटर अगर समझ पाएंगे तो दैट विल बी वेरी फास्ट प्रोसेसिंग। ठीक। 3-4 चीजें हमने कवर कर ली। मशीन लर्निंग क्या है, मशीन कैसे सीखती है। डीप लर्निंग क्या है कि डीप लेवल डेटा से मशीन कैसे सीखती है। न्यूरल नेटवर्क क्या है, हमारा दिमाग कैसे काम करता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज से समझो जो हम बोल रहे हैं, आप और मैं बोल रहे हैं, वो कंप्यूटर समझ पाएगा। नेक्स्ट है एलएलएम। एलएलएम इसका फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज अंडरस्टैंड। वेरी शॉर्ट वे में क्वेश्चन पूछ सकता है दैट एलएलएम रेफर्स टू, है ना, एक चैट जीपीटी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, एलएलएम का मतलब क्या, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इन ए वेरी सिंपल सेंस ये अलग अलग मॉडल्स हैं उनको समझ सकता है और उसके बेसिस पे आउटपुट जनरेट कर सकता है। An AI system that can understand and generate text built on the neural network. Neural network क्या था, हमारा दिमाग, known as the ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। अब इसमें मल्टी मॉडल का मतलब क्या हुआ, अलग अलग हम इनपुट दे सकते हैं। हम इमेज की बात कर सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, ये अलग अलग तरीके के इनपुट हैं, इनपुट और आउटपुट हैं। तो टेक्स्ट भी हम एज ए इनपुट दे सकते हैं, वीडियो हम इनपुट दे सकते हैं, ऑडियो हम इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, दैट इज एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, अब इसमें जीपीटी के बारे में भी एक टर्म है। जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है ये समझो। यहां से भी देखो,
जरूरी नहीं है कि यूपीएससी आपसे बहुत हाई लेवल का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछे, एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन आ सकता है तीन चार चीजों का फुल फॉर्म के बारे में। जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, एलएलएम का फुल फॉर्म क्या है, एंड सो ऑन, है ना, जो बहुत कॉमन वे में हम डेली यूज करते हैं, बट हम उसके फुल फॉर्म के बारे में उतना अवेयर नहीं है ना। सो प्लीज गो थ्रू इट इन ए वेरी कॉन्शियस मैनर। जीपीटी का मतलब क्या है, जनरेटिव, जनरेटिव का मतलब क्या है, जनरेट करना। प्री ट्रेन्ड, प्री ट्रेन्ड का मतलब पहले से ट्रेन्ड है। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या है, आप इसको एक टाइप का इनपुट दोगे, ये आपको अलग अलग टाइप का इनपुट दे सकता है, आउटपुट दे सकता है। सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, आप बोलते हो चैट जीपीटी को कि क्रिएट एन इलस्ट्रेशन ऑफ दिस, या फिर क्रिएट ए विजुअल ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट। आपने इनपुट क्या दिया है, टेक्स्ट। आपने आउटपुट क्या एक्सपेक्ट किया है, विजुअल इलस्ट्रेशन, यानी कि इमेज। टेक्स्ट से इमेज ट्रांसफॉर्म कर दिया, दैट इज वाई ट्रांसफॉर्मर। तो इट ट्रांसफॉर्म वन इनपुट इनटू अनदर टाइप ऑफ आउटपुट। जनरेटिव, जनरेटिव का मतलब क्या था, इट कैन जनरेट न्यू थिंग्स। इसी के कंटेक्स्ट में एक और टर्म है जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई का मतलब क्या है, देखो एक सिंपल तरीके से बताता हूँ। लेट्स से आपने एक कमांड दिया कि क्रिएट ए बुक फुल ऑफ, लेट्स से, स्टोरीज ऑफ एम्पैथी। तो यहाँ पे आपने उसको एक कमांड दिया है टू जनरेट न्यू कंटेंट, है ना, ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है। बट ये जनरेट करेगा कैसे, ये चीज भी समझो, यहाँ से आपको एक और इश्यू समझ में आएगा, कॉपीराइट वायलेशन एंड सो ऑन। जब हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, देखो यहाँ पे ये वाला कीवर्ड का मतलब समझो, प्री ट्रेन्ड। वो बुक वाले ही एग्जाम्पल पे आता हूँ। आपको एक किताब लिखनी है एम्पैथी पे, ठीक है। आपने इसको कमांड दिया कि गिव मी द कंटेंट फॉर ए बुक ऑन एम्पैथी। ये कंटेंट जनरेट करेगा, इस जनरेशन वाले को हम बोलते हैं जनरेटिव एआई। बट ये जनरेट करेगा कैसे, क्योंकि इसको पहले से ट्रेन किया हुआ है। ट्रेन कैसे किया, इसको बेसिकली अलग अलग किताबें रिलेटेड टू एम्पैथी है, अलग अलग किताबों से इनपुट दिया। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो बुक्स हैं, एग्जिस्टिंग बुक्स हैं, उनके ऑथर्स से परमिशन नहीं ली गई और उस कंटेंट को यूज किया गया है। सो दैट इज ए वायलेशन ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट और जो पेटेंट है उसका कॉन्सेप्ट समझो, दे आर पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब, इंटेलेक्चुअल हम कई बार बोलते हैं ना कि ये बड़ा इंटेलेक्चुअल सी चीज है। इंटेलेक्चुअल मतलब क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, ठीक है। उस क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड को हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपी। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसको हम बोलते हैं आईपीआर। दो चीजें मैंने बताई हैं। आईपी क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इट इज क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, हमने जो सोच के बनाया है। इट कुड बी सम बुक, इट कुड बी सम काइंड ऑफ इन्वेंशन, वो सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। उसको बचाने के लिए, बचाना क्या है, क्यों बचाना है, इसको ऐसे समझो, आपने एक किताब लिखी, बहुत मेहनत की, और आपने उसको पब्लिश कर दिया, और मैंने अगले दिन उसको फोटोकॉपी करके बेचना शुरू कर दिया। सो दैट विल बी वायलेशन ऑफ योर आर्टिस्टिक वर्क। आपने मेहनत किया है, सारा इन्वेस्टमेंट आपने किया है, टाइम का, एफर्ट का, सब। तो आप क्या चाहोगे कि मेरे एफर्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, अदरवाइज आपके पास क्या इंसेंटिव रहेगा नेक्स्ट टाइम उतना एफर्ट करने के लिए। इसी चीज के लिए है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब क्या हुआ कि आपके एफर्ट्स हैं उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी मर्जी के बिना कोई वो कंटेंट को रीयूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसी तरीके से पेटेंट है, आपने लेट्स से कोई नया मेडिसिन बनाया है, कोई वैक्सीन बनाया है, अगर उस पे पेटेंट नहीं होगा तो कोई दूसरी कंपनी उसको आज के आज ही कॉपी कर लेगी, जबकि पूरा R&D पे पैसा खर्च आपने किया है, एफर्ट आपने लगाए हैं। दैट्स व्हाई वी हैव पेटेंट, ठीक है। तो ये चार पांच चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, नेक्स्ट है एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई को ऐसे समझेंगे, एआई एज ए एजेंट। एक सिंपल तरीके से बताता हूँ। आप हर दिन ऑफिस से आते हो और उसके बाद फूड ऑर्डर करते हो, या फिर लेट्स से ग्रोसरी आइटम्स ऑर्डर करते हो, ठीक है, ये आपका फिक्स पैटर्न है। अब आप क्या चाह रहे हो कि क्यों ना एआई मेरा ये काम कर दे। तो आपने क्या क्या सेटअप किया है कि जैसे ही आप अपने घर पे आते हो, लेट्स से आप 7 बजे शाम को घर पे आते हो, तो एआई विल पुट एन ऑर्डर ऑन लेट्स से एनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म। दैट इज बेसिकली एजेंटिक एआई, मतलब एआई इज एक्टिंग एज ए एजेंट। इसका एप्लीकेशन अलग अलग फील्ड में है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कस्टमर सर्विस चला रहे हो, तो उसमें जो कॉल्स आनी है उसको कैसे हैंडल करना है वो भी एआई हैंडल करेगी। तो इस केस में हम इस चीज को बोलते हैं एजेंटिक एआई। एआई इज एक्टिंग एज ए एजेंट, मतलब एक काइंड ऑफ असिस्टेंट है, पहले से बताया कि ये करना है एंड इट विल डू अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब इंडिया के केस में फर्स्ट एआई एजेंट है वो एआई कृति।
एक्चुअली ये कृत्रिम का ही एक प्रोजेक्ट है। कृत्रिम क्या है वो भी समझा देता हूँ। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। एआई का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो ओला ओला है ना, उसके फाउंडर भवेश अग्रवाल, उन्हीं का एक प्रोजेक्ट है कृत्रिम एआई। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। उसी का एक एजेंट है एजेंटिक एआई। तो फर्स्ट एजेंटिक एआई है इंडिया में, क्या है? दिस कृति, एआई कृति। बस ये ध्यान में रखना है इसमें। नेक्स्ट है भारत जैन। ओके, दो चीजें समझेंगे। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, एलएलएम क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, तो ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। इंडिजीनियसली डेवलप्ड मतलब मेड इन इंडिया है। एआई बेस्ड मल्टी मॉडल एलएलएम है फॉर इंडियन लैंग्वेजेस। बस, इसमें कुछ और आपको याद नहीं रखना है। वो भी इंडिजीनियस कैसे पता चलेगा? भारत के नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए। ठीक है, दैट इज इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एआई बेस्ड मल्टी मॉडल एलएलएम। ठीक है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इसको डेवलप किया गया है। दिस हैज बीन लॉन्च्ड एज ए नॉन प्रॉफिट कंपनी। अब देखो, यूजुअली गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव ले रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना तो नहीं है। ठीक है, तो ये चार पांच चीजें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। हाँ, तो क्योंकि ये इंडियन लैंग्वेजेस के लिए है, तो 22 जो शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेज हैं उनको ये कवर करेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारा इंडिया एआई मिशन है 2024 का। रेस्ट एवरीथिंग इज क्वाइट कॉमन, ऑलरेडी हम पहले भी कवर कर चुके हैं। एक एरावत प्लेटफॉर्म है, ये जरूर ध्यान में रख लेना। फुल फॉर्म मत ध्यान में रखना, सिर्फ इतना ध्यान में रखना, एरावत में पहले दो कीवर्ड क्या है? एआई। तो इट इज समथिंग रिलेटेड टू एआई। अब देखो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है। The platform Aravat is related to coal mining, space, AI और anything like that. बट अगर आपने उसको एक बार पढ़ा है कि एरावत में पहले दो कीवर्ड एआई से रिलेटेड हैं, तो वहां पे क्लिक हो जाएगा। ठीक है, अब है क्या फुल फॉर्म? एआई रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म। नॉलेज डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? कि नॉलेज को स्प्रेड करना, एआई रिलेटेड नॉलेज है उसको स्प्रेड करना। ठीक है, अब इसके बाद एक ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जीपीएआई। ये ग्लोबल इनिशिएटिव है और इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। इसके अलावा तीन और इंपॉर्टेंट चीजें, दो हैं एक्चुअली। एक तो एआई एक्ट है। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन है वो पहला ऐसा एंटिटी बना है जिन्होंने एआई को रेगुलेट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। ठीक है, रेगुलेट करना क्यों जरूरी है? देखो, एआई से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, बट उससे रिलेटेड रिस्क भी हैं, तो इसीलिए रेगुलेशन जरूरी है। ठीक, उसके अलावा एक यूरोपियन कंट्रीज का एक डिक्लेरेशन था जिसका नाम था ब्लैशले डिक्लेरेशन। इतना ध्यान में रख लेना दैट इट इज रिलेटेड टू रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज बाय एआई। अगेन एग्जामिनर है आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल सकता है दीज आर रूल्स फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन या कुछ भी और। तीन चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एरावत प्लेटफॉर्म है, ईयू है वो फर्स्ट एंटिटी बना है जिन्होंने रेगुलेशन शुरू किया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं डिक्लेरेशन की, तो इट इज ब्लैशले डिक्लेरेशन। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज का है। एक है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीपीएआई, उसमें इंडिया भी एक फाउंडिंग मेंबर है। उसके अलावा एआई एक्शन समिट हुआ था लास्ट ईयर, जो हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है उस टाइम पे गए थे वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेटेड टू डीप फेक। दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, डीप प्लस फेक। फेक कंटेंट है बट इतना ध्यान से बनाया है, इट अपियर्स टू बी नेचुरल। डीप का मतलब क्या है? इट इज वेरी डिटेल्ड, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई इट। इसको ऐसे समझेंगे, बिल्कुल ऐसा बनाया है कि बड़ा मुश्किल है उसको पकड़ना कि एक्चुअली फेक है या रियल है। ठीक है, दैट्स व्हाई द टर्म डीप फेक। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखे होंगे कि किसी सेलिब्रिटी का कुछ कंटेंट वीडियो बना दिया है, एंड जो जेन्युइनली सेलिब्रिटी ने नहीं बनाया है, बट उससे लोगों ने बिलीव कर लिया कि ये जेन्युइन था। जैसे फॉर एग्जांपल एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। सदगुरु का एक वीडियो था कि इस पर्टिकुलर फर्म में, इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करो। बेस्ड ऑन दैट इंस्ट्रक्शन, एक लेडी है उनको लगा कि ये जेन्युइन है और उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। आफ्टर दैट सी लॉस्ट हर मनी। पॉइंट इज कि इससे इश्यू क्या होगा वो समझो। किसी भी क्रेडिबल फेस का वीडियो ऑडियो कुछ भी बनाया और उसको फिर इंटरनेट पे पब्लिश कर दिया, अब होगा क्या कि लोग उसको देखेंगे और जिनको इतना आइडिया नहीं है वो उसको जेन्युइन समझ लेंगे, एंड देयरफॉर इट विल लीड टू केओस, कंफ्यूजन और बाकी सब चीजें। ठीक है, सो दैट इज
डीप फेक। अब इसको डील करने के लिए यूएस ने एक कानून बनाया, टेक इट डाउन एक्ट। मतलब समझाता हूँ, आपका कोई फेक कंटेंट आया है इंटरनेट पे, अब आपको पता चल गया कि ये फेक किसी ने पोस्ट किया है, आपको उसके खिलाफ एक्शन लेना है, बट सबसे पहले इसको हटाना भी तो पड़ेगा ना इंटरनेट से। उसी के कंटेक्स्ट में ये कानून है, यूएस का है। तो वेरी सिंपल स्टेटमेंट कैन बी देयर दैट दिस एक्ट वाज इन यूज, इट इज रिलेटेड टू। हाँ, अब समझो, नाम से ही पता चल रहा है, टेक इट डाउन मतलब इसको हटाओ, इंटरनेट से हटाओ। इसी के कंटेक्स्ट में एक और कॉन्सेप्ट भी है, राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल एक तो है रिलेटेड टू इलेक्शन, या आपने बेसिकली पॉलिटिशियंस है उसको इलेक्ट कर लिया, वो काम नहीं कर रहे तो उनको वापस बुलाने का, दैट इज राइट टू रिकॉल। एक और राइट है जो कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, राइट टू बी फॉरगॉटन। राइट टू बी फॉरगॉटन का मतलब क्या है, आपका कोई कंटेंट है इंटरनेट पे गया, अब आप चाहते हो कि उसको इंटरनेट से हटा दिया जाना चाहिए, उसको हम बेसिकली बोलते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन, मतलब रिमूव आवर कंटेंट। इसके केस में तो डीप फेक वाला कंटेंट है उसको हटाने की बात कर रहे हैं, इसके केस में हम नॉर्मल कंटेंट को भी हटाने की बात कर सकते हैं, इफ यू डू नॉट वांट कि वो आपका कंटेंट इंटरनेट पे रहे। इंडिया के केस में अभी ऑफ कोर्स हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वैसे क्लियर नहीं है कि ये राइट एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। ठीक है, ओके। हाँ, अब डीप फेक के कंटेक्स्ट में एक टेक्नोलॉजी या फिर एक कॉन्सेप्ट है, वो मेंशन है, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, जीएएन। इसको समझेंगे, एक बेसिक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने एक मूवी देखी होगी, मूवी नहीं एक्चुअली वेब सीरीज है, फर्जी करके, जिसमें वो फेक करेंसी बनाने की कोशिश करते हैं। तो दे आर ट्राइंग टू क्रिएट फेक करेंसी, फर्जी नोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वो उस नोट को टेस्ट करने की भी कोशिश करते हैं। नोट बनाया, टेस्ट करने के लिए वो लीकर शॉप पे जाते हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। फेक कंटेंट बनाया, बट अगर उसमें बहुत सारे गैप्स रहे तो कोई भी पता कर लेगा कि ये फेक है। तो क्या करते हैं, ये जनरेटिव सिस्टम है, जनरेटिव सिस्टम का मतलब जनरेट करना है, इन्होंने बनाया। अब ये जो सिस्टम है ये आइडेंटिफाई करेगा कि इसमें कहाँ कहाँ पे गैप्स हैं, जिससे ये पता चल सके कि ये फेक है नहीं है। अब ध्यान से समझेंगे, देखो, ये जनरेटर है, जनरेटर का मतलब है जनरेट करना। तो लेट्स से इन्होंने कोई वीडियो जनरेट किया है, अब ये वीडियो जाएगा एडवर्सरी के पास में। एडवर्सरी का काम क्या है, ये दोनों ही एक ही सिस्टम का पार्ट है। एडवर्सरी फाइंड आउट करेगा इसमें कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ से पता किया जा सकता है कि ये फेक है या नहीं है। ठीक है, फिर एडवर्सरी बताएगा कि देखो ये 3 जगह पे है ना, पता किया जा सकता है कि ये फेक है। फिर नेक्स्ट टाइम ये फीडबैक इसको देगा। नेक्स्ट टाइम जब ये जनरेट करेगा तो वो पुरानी वाली गलतियों को सही करेगा, फिर दोबारा से बनाएगा, फिर एडवर्सरी के पास जाएगा। एडवर्सरी इस बार बताएगा ओके सब ठीक है, बस हेयर कलर सही नहीं है, हेयर कलर मैच नहीं हो रहा है जो एक्चुअल पर्सन है उससे। फिर इस बार फिर वो सही करेगा, एंड सो ऑन, ये एक साइकिल चलता रहता है। दिस सिस्टम इज बेसिकली रेफर्ड एज जीएएन। तो एक बड़ा सिंपल सेंस में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जीएएन क्या है, आपको आइडिया होना चाहिए। सब कुछ टर्म में ही मेंशन है। जनरेटर है वो जनरेट करेगा, फिर एडवर्सरी है वो बेसिकली ये फाइंड आउट करेगा कि गड़बड़ कहाँ पे है, उसके बेसिस पे फीडबैक देगा। जैसे अगर मैं बात करूं, जो फेक करेंसी वाला है, फेक करेंसी बनाई, लीकर शॉप पे गए, लीकर शॉप वाले ने पकड़ लिया कि फेक नोट है। कैसे पकड़ा, मान लेते हैं कि नोट है वो पेपर है उसका ज्यादा थिक है, यहाँ से फीडबैक मिला, नेक्स्ट टाइम पेपर चेंज किया। आई एम नॉट गिविंग यू आइडियाज टू क्रिएट फेक करेंसी, that is already in the movie itself, है ना। so point I'm trying to make is, ये इसने जनरेट किया, इसने डिटेक्ट किया इश्यूज क्या है, फीडबैक आएगा, फिर दोबारा से जनरेट होगा, है ना। दिस इज हाउ डीप फेक इज क्रिएटेड। अब इससे देखो प्रॉब्लम कहाँ पे है वो समझो। इस तरीके से फीडबैक लूप से हम कंटेंट को इतना डीपली डिटेल्ड वे में जनरेट कर रहे हैं कि इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि ये जेन्युइनली फेक है या फिर मतलब रियल कंटेंट है। बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जितना ज्यादा मुश्किल होगा उतना ही प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी कि उससे फेक इंफॉर्मेशन फैलने का रिस्क रहेगा। ओके, इंडिया में कानून क्या है, हमारे यहाँ पे कानून है डीपीडीपी, ये एक अलग से भी हम कवर करेंगे। डीपीडीपी क्या है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। इन ए वेरी सिंपल सेंस, आपका पर्सनल डेटा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कानून है। अब इसमें सरकार ने रिसेंटली रूल्स एंड रेगुलेशन से इशू किए हैं, उसमें एक टर्म है जहां से क्वेश्चन बन सकता है, सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन, एस जी आई,
सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियली। तो आपने आर्टिफिशियली कोई इन्फॉर्मेशन जनरेट की है, लेट्स से आपने कोई वीडियो जनरेट किया है, लेट्स से आपने कोई ऑडियो जनरेट किया है, लेट्स से कि आपने प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट को ही ट्विस्ट करके कुछ रैंडम फेक ऑडियो जनरेट कर दिया। आप बोल रहे हो कि ये तो मैं ऐसे ही क्रिएटिव वे में यूज करने की कोशिश कर रहा था, और वो लेट्स से सोशल मीडिया पे पोस्टेड है। रूल्स के हिसाब से इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो ऐसा सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट है उसकी लेबलिंग हो। लेबलिंग होने का मतलब क्या है कि उस पे ये पता, उस पे लिखा हुआ होना चाहिए कि दैट इट इज आर्टिफिशियली जनरेटेड। दैट्स वाई आप नोटिस करोगे सोशल मीडिया पे, लेट्स से आप रील पोस्ट करने जा रहे हो तो उस पे एक कॉलम आता है, इज इट आर्टिफिशियली जनरेटेड। या फिर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो पोस्ट करने जाते हो, उसमें भी ये पूछा जाता है, have you changed something which appears to be realistic but it is not। मतलब क्या आप ऐसा कुछ ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हो जो अपीयर ऐसा होता है कि रियलिस्टिक है बट है नहीं। ठीक है, तो वो एक मेजर चीज आप ध्यान से रखेंगे। हाँ, आईटी रूल्स के हिसाब से ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेंशन है, सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन। उसका लेबलिंग जरूरी है। लेबलिंग का मतलब उस पे ठप्पा, कहने का मतलब ये वीडियो तो उस पे ये लिखा हुआ होना चाहिए कि ये एआई जनरेटेड है। ओके, नेक्स्ट है बायोमोलिकुलर एम्यूलेटर। एम्यूलेटर का मतलब है कॉपी करता है, कि जैसे हमारा एक्चुअल बॉडी काम करता है वैसे ही ये कॉपी करता है। दो चीज ध्यान में रखना। पहला, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट है, ठीक है, नाम क्या है, बायो ईएमयू। ईएमयू का मतलब एम्यूलेटर, दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। करता क्या है ये, इट प्रिडिक्ट द फुल रेंज ऑफ शेप ए प्रोटीन नेचुरली एक्सप्लोर अंडर द बायोलॉजिकल कंडीशन। कि मतलब एक प्रोटीन है वो क्या क्या शेप ले सकता है, बस इतना ध्यान में रखना। अगर आपको प्रोटीन वाली बात नहीं भी ध्यान में रहेगी तो सिर्फ इतना ध्यान में रखो। देखो कहाँ, हाँ ये है। बायो मतलब हमारी बॉडी से रिलेटेड है, एम्यू मतलब एम्यूलेट करेगा। एम्यूलेट करने का मतलब कॉपी करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सेंस में बताता हूँ, आप छोटे बच्चे के सामने अगर ऐसे करके खड़े हो गए तो छोटा बच्चा भी आपको कॉपी करेगा, दैट इज नथिंग बट एम्यूलेशन। ओके, हाँ नेक्स्ट है अल्फा जीनोम। अब देखो अल्फा से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड दे देता हूँ। गूगल है, उसका पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। तो ये अल्फा जहां पे नाम हो, अगेन मैं नहीं बोल रहा कि सारे के सारे अल्फा वाले प्रोजेक्ट गूगल से रिलेटेड हैं, बट इट इज इजी वे टू रिमेम्बर इट। ठीक, अल्फा प्लस जीनोम, तो ये किसका प्रोजेक्ट है, ये गूगल का प्रोजेक्ट है। गूगल का एक डीप माइंड इनिशिएटिव है, उसी के अंडर में ये प्रोजेक्ट है। डीप माइंड के और भी इनिशिएटिव हैं जो हम इस पर्टिकुलर पार्ट के एंड में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये बेसिकली क्या करता है, सिर्फ एक कीवर्ड ध्यान में रखेंगे, इट ट्राई टू प्रिडिक्ट हाउ इंडिविजुअल म्यूटेशन इन ह्यूमन डीएनए अफेक्ट देयर फंक्शनिंग। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, म्यूटेशन का सिंपल मतलब होता है चेंज। तो डीएनए में एक सिंपल चेंज की वजह से उसका फंक्शनिंग पे, उसके रोल्स पे क्या इंपैक्ट होगा, दैट इज बीइंग एनालाइज्ड बाय दिस प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, अल्फा जीनोम। यानी डीएनए में जो जो म्यूटेशन हुई उससे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब देखो ये हम बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट में कर चुके हैं, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। कहाँ पे बनता है प्रोटीन, राइबोसोम में बनता है। डीएनए टू आरएनए वाले पार्ट को हम बेसिकली उस इस एक्टिविटी को हम नाम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जो आरएनए टू प्रोटीन है उसको हम बेसिकली बोलते हैं ट्रांसलेशन, है ना। एमआरएनए है मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए है राइबोसोमल आरएनए, उसके बाद में टीआरएनए है ट्रांसफर आरएनए, है ना। अ, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप एक बार वहां से देखेंगे अगर आपने अभी तक नहीं कवर किया है तो। ओके, नेक्स्ट है अल्फा फोल्ड। अगेन अल्फा है और फोल्ड। फोल्ड का मतलब है कि प्रोटीन फोल्ड कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इसी कंटेक्स्ट में नोबेल प्राइज भी दिया गया था, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अल्फा प्लस फोल्ड, अल्फा मतलब गूगल से रिलेटेड है, फोल्ड मतलब प्रोटीन कैसे फोल्ड होगा। सो इट इज डेवलप्ड बाय डीप माइंड। सेम डीप माइंड प्रोजेक्ट किसका है, गूगल का है। इट प्रिडिक्ट ए प्रोटीन्स 3D स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम अमीनो एसिड सीक्वेंस। अब देखो एक बात हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, प्रोटीन कहाँ पे बनेगा, राइबोसोम में। प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से। कितने अमीनो एसिड है, 20 है। अमीनो एसिड को एक जगह पे लेके आएंगे, कहने का मतलब किचन में लेके आएंगे। किचन क्या था, राइबोसोम। अमीनो एसिड को लेके आएंगे, कौन लेके आएगा, टीआरएनए। टी का मतलब क्या है, ट्रांसफर। अमीनो एसिड आएंगे, बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ठीक है, बट उसका फॉर्म क्या होगा, ये उसकी फॉर्म को प्रिडिक्ट करता है, 3D स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करता है। और उसी कंटेक्स्ट में नोबेल प्राइज मिला था कि इन्होंने ये मॉडल यूज किया था अल्फा फोल्ड 2 टू आइडेंटिफाई हाउ प्रोटीन फोल्ड इनटू शेप दैट डिटरमाइन इट्स फंक्शंस।
प्रोटीन किस तरीके से फोल्डिंग होती है और उसी के बेसिस पे उसके फंक्शंस हैं वो बनते हैं कि क्या काम करने वाला है ये प्रोटीन। ठीक। नेक्स्ट है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, C2S स्केल प्रोजेक्ट। ये भी डीप माइंड का ही यानी गूगल वाला ही प्रोजेक्ट है। अब C2S का फुल फॉर्म समझो, आपको फिर कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। C2S का फुल फॉर्म है सेल टू सेंटेंस। सेल मतलब हमारी बॉडी, हमारी बॉडी की सेल्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं। वो कम्युनिकेशन को हम समझाना चाह रहे हैं सेंटेंस, यानी कि हम ह्यूमन के लिए वो समझ में आ जाना चाहिए। सिंपल तरीके से हमारी बॉडी की सेल्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं। हम क्या चाह रहे हैं कि वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट कम्युनिकेशन। उसी के लिए प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सेल टू सेंटेंस। सेंटेंस किसके लिए? हम ह्यूमन बीइंग की अंडरस्टैंडिंग के लिए। सेल का मतलब क्या है कि सेल्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं, वो हम समझना चाह रहे हैं। नाउ अंडरस्टैंड, डेवलप्ड बाय डीप माइंड प्रोजेक्ट ऑफ गूगल has been designed to understand the language of individual cells and interpret complex biological interaction। हमें वो समझनी है सेल टू सेंटेंस। सेल किसके लिए है? सेल आपस में कम्युनिकेट कैसे करती है। टू सेंटेंस का मतलब क्या है? वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट सन कैचर। देखो इजी वे टू अंडरस्टैंड इट। बहुत सारे एआई प्रोजेक्ट हैं। प्रॉब्लम क्या है इनके साथ में? दे आर एनर्जी इंटेंसिव, बहुत सारी एनर्जी हमें चाहिए है। अब गूगल का एक प्रोजेक्ट है, वो बोल रहे हैं कि हम एनर्जी यहां से जनरेट करके, अर्थ पे से एनर्जी जनरेट करके उसको क्यों कंज्यूम कर रहे हैं? व्हाई नॉट वी यूटिलाइज द सोलर एनर्जी। तो हम स्पेस में एआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं उसको कंडक्ट करते हैं। एनर्जी कहां से मिल जाएगा? सन से मिल जाएगा। दैट वे वी विल नॉट हैव टू कंज्यूम दिस एनर्जी। उसी के लिए ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट सन कैचर। इजी वे टू रिमेंबर, सन है इसमें। ठीक है, सन का फोकस क्या है? इट इज लॉन्च्ड बाय गूगल टू एक्सप्लोर एआई कंप्यूटिंग इन स्पेस यूजिंग सोलर पावर्ड सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट। सैटेलाइट में हम बेसिकली एआई कंप्यूटेशन का काम करेंगे। सैटेलाइट को एनर्जी कहां से मिलेगी? सन से मिल जाएगी। ठीक है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव। नेक्स्ट है आयरन वुड। अब आयरन वुड है एक टीपीयू है। किसका है टीपीयू? गूगल का। टीपीयू का मैं मतलब समझाता हूं। टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। देखो तीन कॉमन टर्म्स है। सीपीयू जो कॉमन कंप्यूटर्स में होता है, फिर होता है उससे एडवांस लेवल का जीपीयू, फिर उससे एडवांस लेवल का होता है टीपीयू। अगेन इस पे भी बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं एक बार पहले उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। आयरन वुड है क्या एक्चुअली? टीपीयू है। किसका है? गूगल का है। ठीक है, अब टीपीयू का बेसिक मतलब क्या है? स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर है एडवांस्ड एप्लीकेशन के लिए। पहले मैं तीनों का कंपैरिजन एक सेकंड आपको समझा देता हूं। ओके, सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कॉमन कंप्यूटर्स में हमारे पास होता है, दैट इज सीपीयू। तो कुछ कुछ टास्क, बेसिक वाले टास्क है वो कर सकता है। ठीक है, फिर उससे एडवांस्ड है जीपीयू। जीपीयू क्या है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना प्लीज। दिस इज एक्सलेंट फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग। सिंपल सेंस में ये अगर कुछ काम कर पाता है तो ये एक काम खत्म करेगा फिर दूसरे काम पे जाएगा। इसमें दोनों काम पैरेलल में हो सकते हैं, यानी कि उससे एडवांस है। फिर थर्ड लेवल का जो है इनसे भी हायर एडवांस है, दैट इज टीपीयू, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट है। ये एडवांस्ड कंप्यूटिंग के लिए, डीप लर्निंग के लिए है, ये काम में आ सकता है। इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा, बट यू शुड हैव ए फेयर आइडिया कि मतलब क्या होता है इनका। सीपीयू, जीपीयू, टीपीयू। ठीक है, गूगल वाले टीपीयू का नाम क्या था? आयरन वुड। इजी वे टू रिमेंबर, आप आयरन मैन से याद रख सकते हो। ओके। हम्म। हाँ, नेक्स्ट दो पैराडॉक्स की बात है यहाँ पे। पैराडॉक्स का मतलब क्या है? दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं। पहला पैराडॉक्स देखो, जीवोन्स पैराडॉक्स। जीवोन्स पैराडॉक्स का मतलब क्या है कि अगर कोई रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी की वजह से अगर कोई रिसोर्स सस्ता हो जाएगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। एक एग्जांपल से समझते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ अच्छी चीज क्या है कि उसको चलाने के लिए उतना खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि हम बिजली से उसको चार्ज करके चला रहे हैं, पेट्रोल या डीजल नहीं यूज करेंगे। दैट्स गुड। कॉस्ट, हमारा रनिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? लोग क्यों नहीं खरीद पा रहे? बिकॉज बहुत महंगा है, व्हीकल बहुत महंगा है। अब मान लेते हैं एक सिचुएशन जहां पे टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमारा ईवी का कॉस्ट है वो कम हो गया, मतलब नया व्हीकल खरीदने का कॉस्ट कम हो गया, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग उसको खरीदना चाहेंगे, यानी डिमांड बढ़ जाएगा। दैट इज योर
Gibbon's paradox. A technological progress that makes resource cheaper or more efficient to use often leads to an increase in the demand for that resource. भाई अगर cheaper होगा कोई रिसोर्स या फिर more efficient होगा कोई रिसोर्स तो लोग खरीदेंगे ही और लोग खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगा है ना। आप किसी भी एस्पेक्ट में इसका एग्जांपल ले सकते हो। देखो एक सिंपल एग्जांपल, जियो के आने के बाद में लोगों का इंटरनेट कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अगर आप पहले का सिचुएशन देखो तो पहले के टाइम में लोग इंटरटेनमेंट के लिए यूजुअली इंटरनेट पैकेज नहीं लेते थे। इंटरटेनमेंट के लिए दे वर यूजिंग टीवी एंड ऑल दैट। सिर्फ काम के लिए आप लेते थे। आई स्टिल रिमेम्बर कि उस टाइम पे आई थिंक टाटा डोकोमो एक मतलब सर्विस प्रोवाइडर हुआ करता था जो 49 रुपी में 2 GB आपको डेटा देता था एंड दैट यूज टू बी सफिशिएंट फॉर एंटायर मंथ, क्योंकि हम उससे स्ट्रीमिंग नहीं कर रहे थे। जियो आया, 2016 में जियो आया एंड इट प्रोवाइडेड चीपर इंटरनेट। चीपर हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से चीपर हुआ। चीपर होने की वजह से डिमांड क्या हुई? नाउ ऑलमोस्ट एवरीवन इज कंज्यूमिंग डेटा इवन इफ दे डोंट रियलाइज कि व्हाट दे आर कंज्यूमिंग फॉर। हमें खुद नहीं पता चलता है कि हाउ मच डेटा वी कंज्यूम, है ना। सो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा तो चीजें हैं वो या तो सस्ती हो जाएंगी या फिर मोर एफिशिएंट हो जाएंगी इफ दे विल बी। दूसरा एग्जांपल इसी में इंटरनेट के अलावा आप कॉल की बात भी करो। पहले कॉल के लिए पर कॉल के लिए मतलब एक स्पेसिफिक टॉक टाइम यानी कि एक चार्ज होता था, इसलिए बातें भी कम होती थी। अब क्या हो गया है कि कॉल टॉक टाइम का कोई स्पेसिफिक ऐसा है नहीं, तो नाउ व्हाट वी डू, हम फोन पे लगे रह रहे हैं। सो अगेन डिमांड हैज इंक्रीज बिकॉज द प्रोडक्ट हैज बिकम चीपर और एफिशिएंट। दैट इज नथिंग बट योर जीवोन्स पैराडॉक्स। दूसरा है सोलो पैराडॉक्स। सोलो पैराडॉक्स का मतलब क्या है? देखो नई टेक्नोलॉजी आएगी उससे एस्टिमेशन तो ये है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कोई भी नई टेक्नोलॉजी चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे एआई हो, एस्टिमेशन क्या है कि उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बट प्रोडक्टिविटी में उतना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। अजम्पशन क्या है कि बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बट एक्चुअल में उतना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। जैसे एक सिंपल तरीके से अजम्पशन है ये है कि एआई के बाद में स्टूडेंट के लिए सीखना आसान हो गया, आप लोगों के लिए तैयारी आसान हो जाएगी और आप सेम कंटेंट को लेट्स से कि पहले 10 घंटे में पढ़ते थे अब 6 घंटे में ही पढ़ पाओगे। ये अजम्पशन है, बट रियलिटी में ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? अंडरस्टैंड इट। ह्यूमन ब्रेन तो स्टिल सेम है, हमारी हैबिट तो स्टिल सेम है। सो दैट्स व्हाई इट सिंपली सेज कि जितना अजम्पशन है उतना इंप्रूवमेंट नहीं होगा प्रोडक्टिविटी में। हाँ, सोलो पैराडॉक्स क्या है? Describe a phenomena where extensive use of advanced technology such as computer does not result in expected increase in productivity. जितना expected है उतना improvement नहीं होगा productivity में। Okay. And with this, we are coming to the last part of the section, that is डीप माइंड। डीप माइंड ध्यान में रख लेना, गूगल का एक इनिशिएटिव है जो हम ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। कुछ इसमें जो PD365 डॉक्यूमेंट उसमें मेंशन है और कुछ नहीं है, तो मैं सबको एक साथ ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जेमिनाई तो ऑलमोस्ट सबको पता ही है, एआई मॉडल है गूगल का। अल्फा फोल्ड की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अल्फा मतलब गूगल, फोल्ड मतलब प्रोटीन के फोल्डिंग स्ट्रक्चर की बात हम कर रहे थे। अल्फा जियोमेट्री और अल्फा कोड। जियोमेट्री बेसिकली मैथ्स प्रॉब्लम है, अल्फा कोड मतलब कोडिंग वाली जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करने की। हाँ, दिस जीनी इज इंपॉर्टेंट। जीनी क्या है? जनरेटिव सिस्टम है फॉर ट्रेनिंग एआई। जनरेटिव का मतलब क्या है? जनरेटिव एआई क्या है, एजेंटिक एआई क्या है, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है रोबोटिक। हाँ, ये देखो रोबोटिक्स का अलोहा अनलिस्टेड, ये रोबोट्स को ट्रेन करने के लिए डीप माइंड यानी गूगल का ही एक इनिशिएटिव है। ठीक, सिर्फ इतना ध्यान में रख लेना। एंड लास्ट है अल्फा प्रोटियो। ये क्या करता है? डिजाइन प्रोटीन दैट बाइंड टू द टारगेट मॉलिक्यूल। ठीक। सो इस सेगमेंट में इतना है, ये सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज थे। इसका पीडीएफ आपको सिविल्स एकेडमी के ऐप पे मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक बाकी वाले PT365 नहीं कवर किए, प्लीज कवर इट, है ना। एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन किया है। पूरा जो PT365 वाला पूरा कवरेज है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो प्रिपरेशन से रिलेटेड, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू एड्रेस दैट। थैंक यू।